नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। एक ऐसे महान इतिहासकार जिनका नाम लॉर्ड एक्टन है, वे कहते हैं पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 मई 2025 को श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, इसी तरह से 6 फरवरी 2025 को बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ और इसी तरह से तीसरा प्रोटेस्ट जो कि नेपाल में देखने को मिल रहा है, जेनजी प्रोटेस्ट। इन तीनों प्रोटेस्ट में एक चीज कॉमन है और वो है प्रोटेस्ट के माध्यम से उस देश की सरकार को गिराना। इसीलिए यह आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि साउथ एशिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट जिसने उस देश की सरकार को गिरा दी। मैं बात कर रहा हूं नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट जिसने सरकार को गिराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, सरकार गिरा दिया। जिसमें हम देखेंगे कि यह जेनजी प्रोटेस्ट आखिर हो क्यों रहा है। उस देश के यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देने पर क्यों मजबूर हो गए। ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके पीछे किसके हाथ है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नेपाल में ओली सरकार ने 28 अगस्त को अनाउंसमेंट किया कि नेपाल में जितने भी सोशल मीडिया हैं उन सभी सोशल मीडिया को नेपाल सरकार यानी कि सूचना प्रसारण विभाग में जो है पंजीकृत करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि देश में कुछ बर्गल कंटेंट फैलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत खबरें पहुंचाई जा रही है, इंटरनेट फ्रॉड की जैसे समस्याएं सामने आ रही है। तो नेपाल सरकार इस पर कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया को पंजीकृत करना आवश्यक माना है। और ये जितने भी पंजीकृत करने का टाइम दिया गया था वो दिया गया था 7 दिन के, जिसमें 28 अगस्त 2025 से लेकर के 4 सितंबर 2025 तक था। फाइनली 6 दिन पूरी तरह समाप्त होने के बाद 7वें दिन नेपाल सरकार यानी कि 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जो है बैन लगा देती है। और इसके बीते कुछ समय बाद यानी कि 8 सितंबर को नेपाल के राजधानी काठमांडू में विद्रोह होने लगे, सरकारी भवनें जलाए जाने लगी, संसद, पीएम कार्यालय, न्यायालय को पूरी तरह से जला दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि इन सब की शुरुआत करने के जो पीछे है वो है सुदान गुरुंग। हम बात करते हैं कि यहाँ पर सुदान गुरुंग कौन है। तो सुदान गुरुंग पेशे से एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो कि नेपाल में यामी नेपाल एनजीओ चलाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें काफी सहायता किए थे। ऐसा माना गया है कि इन्होंने ही सोशल मीडिया को बैन करने के विरुद्ध में हैशटैग चलवाए, जैसे कि #निपोकिड, #स्टॉप करप्शन नेपाल। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वह टाइम है कि गद्दी पर बैठा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का तानाशाही नेता खड़ग प्रसाद शर्मा, जिन्हें हम ओली भी कहते हैं, उनको गद्दी से हटाया जा सकता है, जो नेपाल पर अभी तक 4 बार गद्दी संभाल चुके हैं। हालांकि इस आंदोलन की शुरुआत जेनजी के द्वारा सोशल मीडिया बैन करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके पीछे जो मेन उद्देश्य था वो था भ्रष्टाचार सरकार को हटाना, नेपो किड जैसे व्यवस्था को दूर करना, बेरोजगारी जैसी समस्या को हटाना। और चौथा सबसे ज्यादा कारण बताया गया वो बताया गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ही वो एक एकलौता प्लेटफॉर्म है जिस पर आम आदमी अपना विचार, अपनी स्वतंत्रता, अपने ऊपर हो रहे आरोप को दिखा सकता है, बता सकता है। खैर, आते हैं वापस। जब ओली सरकार 4 सितंबर को बैन किया तो नेपाल के यूथ को यह लगा कि यह एक्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, तानाशाह सरकार का प्रतीक है, इसके विरुद्ध एक आंदोलन होना चाहिए, जन सलाह जैसे कार्य गतिविधियां होनी चाहिए। और इसके लिए आंदोलन किया गया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और यह आंदोलन इतना तीव्र हुआ, यह भीड़ इतना अधिक मात्रा में बढ़ गई कि नेपाल पुलिस आंसू गैस का सहारा लिया, लाठीचार्ज भी कर दी। यहाँ तक कि कहीं कहीं पब्लिक और पुलिस के बीच डायरेक्ट मारपीट की सामने आने लगी। सड़कें, सरकारी इमारतें, भवनें सभी के सभी आग से जलने लगे।
इसी आंदोलन में जो है 19 लोगों की पूरी तरह से मौत हो जाती है और सैकड़ों यानी कि 100 से भी ज्यादा लोग जो है घायल हो जाते हैं। इस आंदोलन का चौथा सबसे बड़ा परिणाम जो निकला था वह है नेपाल के पीएम ओली 9 सितंबर को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला को लिखित दे देते हैं और नेपाल छोड़कर के भाग चले जाते हैं। फिलहाल आज के डेट में नेपाल में कार्यकर्ता पीएम उस नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला है। तो ये है पूरा नेपाल में जनजी आंदोलन होने का मेन कारण। लेकिन हम बात करते हैं इस आंदोलन को देखने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि युवाओं की बातों को दबाने की कोशिश किया जाएगा। यहाँ तक कि हम ये भी देखते हैं कि भ्रष्टाचार और तानाशाही सरकार जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। नतीजा साफ है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता और जागरूक युवा है। इसीलिए जो है इन सबको इग्नोर अब नहीं किया जा सकता है, युवाओं की बातें सुननी पड़ेगी सरकार को। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो यह वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।